औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स सीरीज़ का 1 का। और कल मैंने आपको डायफ्रैक्शन के बारे में बताया था और हम रेसिप्रोकल लैटिस वाला जो चैप्टर है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर उसको कैलकुलेट करके देखना है। तो यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल लैटिस और डायफ्रैक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उस दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम जो डायफ्रैक्शन कंडीशन है, यानी कि जो कंडीशन डायफ्रैक्शन की होती है डी साइन थीटा एन लैम्डा, उसको कैलकुलेट करके देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस के लिए। तो चले शुरू करते हैं। तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट, बाय यूजिंग दी कंसेप्ट, अगर आप यूज़ करें जो कंसेप्ट है ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस है जी, रेसिप्रोकल लैटिस जो है अगर उसका आप कंसेप्ट यूज़ करें तो वी कैन फाइंड द ब्रैग्स डायफ्रैक्शन कंडीशन, वी कैन फाइंड द ब्रैग diffraction condition as follows। यानी कि इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए रेसिप्रोकल लैटिस का हम ब्रैग डायफ्रैक्शन कंडीशन है उसको फाइंड कर सकते हैं और वो प्रोसीजर मैं अभी आपको बताता हूँ। कंसिडर करें द केस ऑफ ए इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए फोटॉन, consider the case of elastic scattering of photon। जो इलास्टिक स्कैटरिंग है फोटॉन की, उसका केस जो है वो कंसिडर करें फ्रॉम द क्रिस्टल स्पेसिमन, यानी कि क्रिस्टल का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ या पीस रखा फ्रॉम क्रिस्टल स्पेसिमन, यानी कि एक फोटॉन जो है वो क्रिस्टल स्पेसिमन के साथ टकराता है और टकराने के बाद वो किसी एंगल के ऊपर स्कैटर कर देता है। तो अब यहाँ पर ये फोटॉन कौन सा है, ऑब्वियसली हम क्रिस्टलोग्राफी के अंदर एक्स रेज जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो लेट ए बीम ऑफ एक्स रेज, लेट ए बीम ऑफ एक्स रेज कि एक्स रेज की जो बीम है, ठीक है, इसको आप इंसिडेंट करें ऑन द प्लेन ऑफ इक्वी डिस्टेंस एटम्स, इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ इक्वी डिस्टेंट एटम्स, यानी कि ऐसी प्लेन्स, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स जो होते हैं उनकी प्लेन्स में भी डिस्टेंस एक जैसा होता है, पैरेलल होते हैं, और एटम्स भी इक्वी डिस्टेंस होते हैं, एक ही डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। ऑफ ए क्रिस्टल एट एंगल थीटा, ऑफ ए क्रिस्टल एट एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के ऊपर आप इसको इंसिडेंट करें। सपोज करें कि के और के प्राइम जो हैं वो वेव वेक्टर्स हैं। सपोज के एंड के प्राइम, सपोज करेंगे के और के प्राइम जो हैं आर द वेव वेक्टर्स ऑफ द इंसिडेंट वेव, आर द वेव वेक्टर्स ऑफ इंसिडेंट वेव, यानी कि के जो है वो इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर है, ठीक है, और के प्राइम जो है वो स्कैटर्ड वेव का है। एंड स्कैटर्ड वेव रिस्पेक्टिवली। अब जारी बात है कि जो इंसिडेंट एक्स रे है वो जो क्रिस्टल का स्पेसिमन है उसके ऊपर फॉल करेगी, उसके ऊपर फॉल करने के बाद वो किसी एंगल थीटा के ऊपर
स्कैटर हो जाएगी। तो जब वो किसी एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर हो जाएगी तो वहाँ पर उसका के प्राइम जो है वो वेक्टर होगा, और जब इंसिडेंट होगी तो के उसका वेक्टर होगा। अब जो है वो हम ये पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर इसके बाद इसको कैलकुलेट जो है वो करते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रा द डायग्राम। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक एक्सेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई ओरिजिन है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक इंसिडेंट वेव आती है जिसका के वेक्टर है, और ये यहाँ से के प्राइम वेक्टर के साथ स्कैटर हो जाती है। इधर से ये भी एंगल कोई थीटा बना रही है इंसिडेंट का, और स्कैटर का भी एंगल कोई थीटा बना रही है। इसको आगे इस तरफ बढ़ा दें, ठीक है, तो ये भी के वेक्टर इसका होगा, और अब इनको अगर आपस में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर दें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया। अब इस पॉइंट को ए कह लें, इस पॉइंट को बी कह लें, तो ओ ए बी ये बन गया। अब यहाँ पर ये पूरा जो है ये डेल्टा के है, ये पूरा जो यहाँ तक है ये डेल्टा के है। तो अगर ये डेल्टा के है तो फिर यहाँ पर जो पोर्शन होगा इसका ये डेल्टा के बाई 2 होगा, और इधर भी इसका जो पोर्शन है वो डेल्टा के बाई 2 होगा, ये वाला जो है, ठीक है जी। तो डेल्टा के जो है ये हमारे पास कितनी होगी, ये के प्राइम माइनस के बराबर होगी, ठीक है जी। तो ये फिगर है, ये देखें कि इंसिडेंट वेव आई और ये स्कैटर होगी, और जो पाथ डिफरेंस है इसमें डेल्टा के वो के माइनस के प्राइम की फॉर्म में। अब जो आपके पास एनर्जी है इंसिडेंट बीम की, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट बीम, आपके पास जो एनर्जी है इंसिडेंट बीम की वो है एच कट ओमेगा, वो एच कट ओमेगा के बराबर है। तो जो एनर्जी होगी आपके पास, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड बीम, तो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड बीम जो है वो एच कट ओमेगा प्राइम के बराबर होगी। तो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग तो अगर हमारे पास इलास्टिक स्कैटरिंग एच कट जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है तो इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए फिर ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे के बराबर होंगी, तो एच कट ओमेगा प्राइम के बराबर आ जाएगा। और हमें इस बात का पता है कि ओमेगा जो होता है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। तो एफ के अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर दें सी ओवर लैम्डा, तो ओमेगा 2 पाई सी ओवर लैम्डा आ जाएगी, और 2 पाई लैम्डा के बराबर होता है, तो ओमेगा जो है वो के सी के बराबर आ जाएगा। तो इधर फिर आप लिख सकते हैं सी के इज इक्वल टू सी के प्राइम, ठीक है जी। तो सी से कट गया, तो k इज इक्वल टू के प्राइम आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं k का मॉड k प्राइम का मॉड, ठीक है जी। तो अब बी ए यानी कि जो ये वाला है बी ए, ये आपके पास बराबर होगा द स्कैटरिंग वेव वेक्टर के इज गिवन बाय द स्कैटरिंग वेव वेक्टर के प्राइम इज गिवन बाय, तो ये वेक्टर जो स्कैटरिंग वेव वेक्टर है के प्राइम, अब ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए के प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू के प्लस बी ए, ठीक है ना, के
प्लस बी ए, हेड टू टेल रूल अगर इसके ऊपर लगा दें तो बी ए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा के प्राइम माइनस के, ठीक है। और ये बी ए आपको पता है कि डेल्टा के बराबर है, तो डेल्टा के प्राइम माइनस के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा के इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, अब डेल्टा के जो है, डेल्टा के इज द वेक्टर, ये वो वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ स्कैटरिंग, टू द प्लेन ऑफ स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग की प्लेन है। आप देखें ना, ये वाली जो प्लेन है, ये वाली पूरी, ठीक है, इसमें डेल्टा के ये पूरा परपेंडिकुलर वेक्टर है इस प्लेन के। प्लेन कौन सी है आपके पास, एच के एल प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है जी। चूंकि सिंस हमें पता है इस बात का कि के जो है वो के प्राइम के ही बराबर है फ्रॉम फिगर, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के के और के प्राइम जो है वो बराबर है। अब आप सपोज करें कि यहाँ पर n हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि है डायरेक्शन में डेल्टा के। लेट n बी द यूनिट वेक्टर, आप सपोज करें कि n जो है वो एक यूनिट वेक्टर है इन दी डायरेक्शन ऑफ डेल्टा के, डेल्टा के की डायरेक्शन में ये एक वेक्टर है। तो फ्रॉम फिगर अगर हम देखें इस फिगर से, तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट के जो आपके पास के प्राइम साइन थीटा है, ठीक है जी, के प्राइम साइन थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। ये एंगल ले ले, ये के प्राइम और ये, तो इसके सामने वाला ये डेल्टा के बाई 2, ठीक है। तो इसका जो आपके पास एंगल बनेगा वो के प्राइम साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इसके साथ आएगा वो कौन सा, यहाँ पर के प्राइम कास थीटा हो जाएगा और यहाँ पर के प्राइम साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो के प्राइम साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, डेल्टा के बाई 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा के आपके पास जो है ये बराबर आ जाएगा 2 के प्राइम साइन थीटा के, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा के अगर इसका मैग्नीट्यूड खत्म कर दूं तो 2 के प्राइम साइन थीटा n यूनिट वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। ये वहीं से मैंने कंपोनेंट जो है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर अब आप देखें तो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, तो फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग अब हमारे पास अगर इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है तो उसमें फिर जो आपके पास के प्राइम है वो के बराबर होगा, क्योंकि स्कैटरिंग इलास्टिक है, 2 पाई ओवर लैम्डा, दोनों ये वेक्टर एक दूसरे के बराबर होंगे और ये वेव नंबर है। तो इसका मतलब है कि फिर अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इस इक्वेशन के अंदर, तो डेल्टा के मेरे पास जो है वो आ जाएगा 2, अब के की वैल्यू रखें 2 पाई ओवर लैम्डा और साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि डेल्टा के अब आपके पास देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई ओवर लैम्डा साइन थीटा n यूनिट वेक्टर जो है ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो डेल्टा के वेक्टर निकला है 4 पाई बाई लैम्डा साइन ऑफ थीटा n यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है सिंस डेल्टा के जो है, ये डेल्टा के जो है इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर है प्लेन एच के एल ऑफ स्कैटरिंग,
जो आपकी एच के एल प्लेन है स्कैटरिंग की, उसके परपेंडिकुलर है, विच इज़ द डायरेक्शन, जो कि बेसिकली विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ रेसिप्रोकल, जो कि डायरेक्शन है रेसिप्रोकल वेक्टर जी एच के एल की बेसिकली। ठीक है, ये जो डेल्टा के परपेंडिकुलर है, ये डेल्टा के देखें ना, ये परपेंडिकुलर है जो प्लेन है एच के एल की, तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली डायरेक्शन है रेसिप्रोकल वेक्टर जी एच के एल की। जो रेसिप्रोकल वेक्टर लेटस का वेक्टर हमने निकाला हुआ है जी एच के एल, ये उसके परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखें कि एन जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है जी एच के एल का। ठीक है जी, तो हमारे पास जो n है is also the unit vector of GHKL, यानी कि ये भी जो रेसिप्रोकल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर है। फिर आप देख सकते हैं कि n यूनिट वेक्टर बराबर है GHKL वेक्टर डिवाइड बाई GHKL वेक्टर का मॉड। तो देयरफॉर हमारे पास जो डेल्टा के है, डेल्टा के आपके पास निकला है 4 पाई ओवर लैम्डा साइन थीटा, और एन यूनिट वेक्टर की जगह पर ये आ जाएगा जी एच के एल डिवाइडेड बाई जी एच के एल। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस इक्वेशन में। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं कि जो डेल्टा के है दैट इज इक्वल टू, इसको कर लें 2 ओवर लैम्डा 2 पाई ओवर जी एच के एल का मॉड और साइन थीटा जी एच के एल। ये वाली चीज़ आपने पहले देखी हुई है, इसको कहते हैं डी एच के एल। तो एज वी नो दैट, अब चूंकि हमें यहाँ पर इस बात का पता है कि डी एच के एल जो है वो 2 पाई ओवर जी एच के एल के बराबर होती है। ठीक है, तो लिहाजा डेल्टा के जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर लैम्डा, इसकी जगह पर डी एच के एल आ जाएगा और साइन ऑफ थीटा जी एच के एल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो डेल्टा के जो है, अब डेल्टा के हमारे पास निकल आया 2d एच के एल साइन ऑफ थीटा ओवर लैम्डा जी एच के एल के बराबर। तो बाय ब्रैग्स लॉ, अब यहाँ पर ब्रैग्स लॉ की कंडीशन आपने जो वेक्टर है स्कैटरिंग वेक्टर है उसको तो कैलकुलेट कर लिए, अब डायफ्रैक्शन की कंडीशन जो है वो इसके ऊपर इम्पोज करें। तो बाय ब्रैग्स लॉ, तो अगर हम इसके ऊपर ब्रैग्स लॉ लगा दें तो 2d एच के एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा हमारे पास आ जाएगा। और इसके मुताबिक अब देखें ये 2d साइन थीटा इसी के बराबर एन लैम्डा के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे कि डेल्टा के इज इक्वल टू जी एच के एल। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन निकल आई।
क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। 2d साइन ये सारी इसके बराबर आ जाएगी। तो n को हम 1 ले लें, फर्स्ट ऑर्डर की डायफ्रैक्शन ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है विच इज़ द फर्स्ट डायफ्रैक्शन कंडीशन, विच इज़ द फर्स्ट डायफ्रैक्शन कंडीशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है वो डायफ्रैक्शन कंडीशन है n1 के लिए जो आपने निकाली है। इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, जो कि रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर g के लिए है। तो अब आपको पता है कि एज हमारे पास जो डेल्टा k है वो k प्राइम माइनस k के बराबर है, और डेल्टा k आपके पास निकल आया है GHKL के बराबर निकल आया है। तो फिर GHKL जो है वो k प्राइम माइनस k के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास k प्राइम है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो वो GHKL प्लस k के बराबर निकल आएगी। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें इस इक्वेशन का दोनों साइडों के ऊपर k प्राइम के साथ, ठीक है जी, इसी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लें दोनों साइडों पर k प्राइम के साथ, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, तो अगर आप लें डॉट प्रोडक्ट विद k प्राइम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन के, ठीक है दी, तो ये आ जाएगा k प्राइम डॉट k प्राइम दैट इज इक्वल टू GHKL प्लस k डॉट GHKL प्लस k। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्दर अब हम इसको सॉल्व करें तो k डॉट अगर चूँकि सेम डायरेक्शन में है तो ये k प्राइम डॉट का मॉड स्क्वायर जो है वो बन जाएगा, और ये आ जाएगा, इसको ओपन करें, GHKL का मॉड स्क्वायर आ जाएगा प्लस k का मॉड स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2k डॉट GHKL आएगा। अगर ये डॉट प्रोडक्ट जो है इसको आप ओपन कर दें, ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आ चूँकि इलास्टिक स्कैटरिंग है तो आपको पता है कि सिंस जो आपके पास k प्राइम है वो k के ही बराबर है, तो फिर इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा GHKL का मॉड स्क्वायर और प्लस 2k डॉट g, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि GHKL का मॉड स्क्वायर प्लस 2k डॉट GHKL इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो निकल आई। तो यहां पर k जो है, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमारे पास सेकंड फॉर्म है, which is the second form of diffraction condition in terms of
रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। ठीक है जी, जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी की फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म आपके पास डायफ्रैक्शन कंडीशन की निकल आई। पहली फॉर्म तो ये है ना कि 2D साइन थीटा इक्वल टू टाइम लैम्डा, दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म जो है वो निकल आई इन टर्म्स ऑफ वेक्टर जी, वेक्टर जी की फॉर्म में। तो अब ये सेकंड फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब हम मूव हेड करते हैं, तो अब अगर जो आपके पास जी एच के एल है ये कोई स्पेसिफिक रेसिप्रोकल वेक्टर है, इफ जी एच के एल, तो अगर जी एच के एल जो है इज सम स्पेसिफिक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, then there exists, तो फिर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा माइनस जी एच के एल, नेगेटिव के साथ भी एक वेक्टर। सो माइनस जी एच के एल का मॉड का स्केयर माइनस 2k डॉट जी एच के एल दैट इज इक्वल टू 0। तो इधर से अब आप लिख सकते हैं कि जी एच के एल का मॉड स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 2k डॉट जी एच के एल के बराबर है। तो ये हमारे पास विच इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ डायफ्रैक्शन कंडीशन, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है विच इज़ द थर्ड फॉर्म of the diffraction condition। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन कंडीशन की थर्ड फॉर्म है। तो अब आप अगर इसको रिड्यूस करें टू ब्रैग्स लॉ, रिडक्शन टू ब्रैग्स लॉ, अब अगर इसको हम ब्रैग्स लॉ में रिडक्शन इसकी करें तो नाउ आपको पता है कि जी के एच एल जो है का मॉड स्केयर दैट इज इक्वल टू 2k डॉट जी एच के एल के बराबर है। तो अगर आप इसको ओपन करें डॉट प्रोडक्ट को, तो 2k का मॉड और जी एच के एल का मॉड, तो साथ में कॉज ऑफ अल्फ़ा का एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको समझने के लिए एक फिगर हमें ड्रा करनी पड़ेगी, वही वाली फिगर इंसिडेंट वेक्टर की। देखिए ये यहाँ पर अगर एक वेक्टर के आ रहा है, ठीक है, ये वेक्टर के इधर आ रहा है और ये वेक्टर रेसिप्रोकल वेक्टर जी है, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो यहाँ से ये एंगल थीटा और इधर से ये एंगल अल्फ़ा और इधर से ये एंगल थीटा। तो ये जो अब अल्फ़ा एंगल बनेगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है ना, तो अल्फ़ा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा के बराबर, ठीक है जी। तो आप इसको आप लिख सकते हैं कि
जो हमारे पास GHKL है। अब अल्फ़ा की यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2K GKHL कॉज ऑफ अल्फ़ा। ठीक है जी, ये GKL कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है ये मेरे पास यहाँ से ये जो कंपोनेंट बन रहा है इस G का ये आ जाएगा 2K कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, तो अल्फ़ा यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी ये प्लस नहीं होगा ये माइनस होगा, क्योंकि ये पूरा आपका अल्फ़ा बन रहा है और इसमें से ये 90 डिग्री निकल रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा। और अब आपको पता है कि GHKL जो है ये 2 पाई ओवर DHKL के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये हो जाएगा 2K साइन ऑफ थीटा। इसको ओपन करें देखो साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 पाई DHKL इज इक्वल टू 2 ओवर, अब K की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाएं, 2 पाई से कट गया और nth ऑर्डर अगर डायफ्रैक्शन हो रही है तो 2DHKL साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, विच इज द ब्रैग्स लॉ, जो कि हमारे पास ब्रैग्स लॉ। तो इसका मतलब है कि सारी फॉर्म हमने फर्स्ट सेकंड और फिर एंड के ऊपर ब्रैग्स लॉ के अंदर इसको कन्वर्ट, तो सारी फॉर्म जो है वो इक्विवेलेंट है। सो ऑल द फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाली, सेकंड ऑर्डर निकाली, थर्ड ऑर्डर निकाली, तो एंड के ऊपर आपके पास ब्रैग्स लॉ निकला है। ठीक है, तो यहां पर अब जो पहली फॉर्म आप लिखते हैं डेल्टा K इज इक्वल टू GHKL। ठीक है, समटाइम्स फर्स्ट फॉर्म जो है इज रिटन एज, समटाइम जो फर्स्ट फॉर्म है इसको इस तरह लिखते हैं, समटाइम फर्स्ट फॉर्म is written as। तो जो सेट ऑफ रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर GKHL होते हैं ये डिटरमिन करते हैं पॉसिबल एक्स-रे रिफ्लेक्शंस, यानी कि रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर से ही आपको एक्स-रे रिफ्लेक्शंस जो हैं वो मिलती हैं। इसीलिए रेसिप्रोकल लेटेस्ट जो है वो डायफ्रैक्शन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो द सेट ऑफ रेसिप्रोकल, तो जो आपके पास सेट होता है रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स का, जिसको हम कहते हैं GHKL, डिटरमिन पॉसिबल एक्स-रे रिफ्लेक्शन। तो यही एक्स-रे रिफ्लेक्शन जो हैं वो उनको, तो इसमें अब पहले नंबर पर मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म कैलकुलेट करके दिखाई, फिर सेकंड फॉर्म कैलकुलेट करके दिखाई, फिर थर्ड फॉर्म दिखाई, और एंड के ऊपर वो किस में बदल गई हैं सारी फॉर्म्स, वो ब्रैग्स लॉ के अंदर ही कन्वर्ट हो गई। वो सारी की सारी फॉर्म जो हैं वो ब्रैग लॉ के अंदर ही कन्वर्ट हो गई। तो ये हमने रेसिप्रोकल लेटेस्ट के लिए ब्रैग्स कंडीशन जो है, डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है उसको कैलकुलेट करके देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमें रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है
क्रिस्टलोग्राफी के अंदर, क्योंकि रेसिप्रोकल लेटस वेक्टर ही बेसिकली डायफ्रैक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मैथमेटिकली करके देख लिया, प्रूव कर दिया इसे। अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ यहाँ पे स्टडी करनी है वो लॉ इक्वेशन करनी है, जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन। लॉ इक्वेशंस, ठीक है जी। लॉ इक्वेशंस जो हैं ये कहलाती हैं जियोमेट्रिकल कंडीशंस। तो जो आपके पास लॉ इक्वेशंस हैं, द लॉ इक्वेशंस, हमारे पास ये जो लॉ इक्वेशंस हैं आर जस्ट अनदर फॉर्म, आर जस्ट एन अदर फॉर्म, ये एक और फॉर्म है of diffraction condition for incident waves, of diffraction condition for incident waves, जिसके अंदर के हम आपके पास कंडीशन आ जाएगी इंसिडेंट वेव्स की टू बी डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल लैटिस, टू बी डायफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल लैटिस, जो कि क्रिस्टल लैटिस से डायफ्रैक्ट हुई हैं। यानी कि ये भी एक किस्म की इक्वेशंस भी डायफ्रैक्शन की कंडीशंस ही हैं। तो दे आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये वैल्यूएबल है अपनी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। दे आर वैल्यूएबल ड्यू टू देयर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये अपनी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कंसिडर करें कि हमारे पास एक बीम ऑफ एक्स रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, कंसिडर ए बीम ऑफ एक्स रेज ऑफ wavelength lambda strikes a plane of equally spaced atoms, strikes a plane of equally spaced atoms, जो कि टकराती है इस प्लेन से जिसमें इक्वली स्पेस्ड एटम है, उनको स्ट्राइक करती है ऑफ लेटस के। तो अब जो एटम्स हैं, नाउ ईच एटम्स विल स्कैटर देम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हर एटम उनको डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देंगे। नाउ ईच एटम्स we scatter them in different directions. तो वो इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में एटम्स जो हैं वो जब ज़रा बदर टकराएंगी तो डिफरेंट डायरेक्शंस में इनको स्कैटर कर देंगे। तो इसकी फिगर बनाते हैं। आप देखें कि हमारे पास एक रियल लेटस है, ये देखें, ये
हमारे पास एक रियल लेटस है, तो ये यहाँ से स्कैटरिंग का वेक्टर गया के प्राइम और ये इधर लाइन चली गई, तो अब यहाँ से ये इंसिडेंट वेव आ रही है, ये टकराई है आके ये के, ठीक है जी। ये जो है आपके पास पूरा रियल लैटिस है, ठीक है। उसके बाद ये आगे इसको बढ़ा दें, ठीक है, तो ये आपके पास के है और इसको इसके साथ मिला दें, तो ये हमारे पास डेल्टा के है। अब यहाँ से जो ये एंगल है, ठीक है जी, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएं तो ये एंगल यहाँ तक थीटा जो है वो एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल देखिए थीटा इधर, तो ये 2 थीटा एंगल जो है वो बन रहा है। और यहाँ पर ये डेल्टा के आपने पीछे निकाला है कि जी के बराबर होता है। तो लेट यहाँ पर जो के है ये इंसिडेंट वेव वेक्टर है, के इंसिडेंट वेव वेक्टर है, तो और के प्राइम जो है ये स्कैटरिंग वेव वेक्टर है। एंड देन जो डेल्टा के है वो आपको पता है कि के प्राइम माइनस के बराबर, एंड जी इज द रेसिप्रोकल लेटरल वेक्टर and G is the reciprocal lattice vector given by, और G जो है ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, इसको आप लिखेंगे G HB1 प्लस KB2 प्लस LB3। तो अब जो पहली कंडीशन जो है इसके ऊपर लगा दें अगर हम, बाय फर्स्ट डायफ्रैक्शन कंडीशन जो हमें निकालनी है पीछे, बाय फर्स्ट डायफ्रैक्शन कंडीशन, तो अगर पहली डायफ्रैक्शन कंडीशन लगाएं तो वो कहती है कि डेल्टा के जो है वो तो जी के बराबर है। ये पहली आपकी डायफ्रैक्शन कंडीशन है जो पीछे आपने निकाली है कि डेल्टा के जो है, जो डिफरेंस है इंसिडेंट और स्कैटरिंग वेक्टर का, वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बराबर है। तो फिर आप लेट A1 A2 and 3 या 3 परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स, लेट A1 A2 and A3 are 3 translation primitive vectors। तो A1 A2 A3 जो है ये 3 ट्रांसलेशन प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं ऑफ डायरेक्ट लेटस। रेसिप्रोकल के B1 B2 और B3 होते हैं ऑफ डायरेक्ट लेटस, जो असल लेटस है डायरेक्ट लेटस है उसके। तो देन फिर हमारे पास जो है अगर इसको हम कंसिडर करें तो देन फिर डेल्टा के डॉट A1 के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें तो जी डॉट A1 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जी की वैल्यू, यानी कि ये डेल्टा डॉट A1 है, इसके अंदर जी की वैल्यू को रख के तो डॉट प्रोडक्ट जो है उसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर रख के वैल्यू तो हम ओपन करते हैं, यानी कि डेल्टा के
.a1। अब g1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें आप, HB1 प्लस KB2 प्लस LB3, ये तो D आ गया .a1, ये वेक्टर हो गया। अब आपको यहाँ पर पता है कि जो AI डॉट, ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जो है AI डॉट BJ, ये 2 पाई डेल्टा IJ के बराबर है। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये हो जाएगा डेल्टा के डॉट A1, क्योंकि ये बराबर है इसके, तो ये आ जाएगा 2 पाई H। ठीक है जी। इसी तरह ये अगर 2 पाई H के बराबर निकल आएगा A1 के लिए है, तो फिर डेल्टा सिमिलरली डेल्टा के A2 जो है ये निकल आएगा 2 पाई के, इसको कह दें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और डेल्टा के A3 निकल आएगा आपके पास 2 पाई L के बराबर, ये इक्वेशन 3 है। तो जो सेट ऑफ इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लॉ इक्वेशंस, ये तीनों इक्वेशन हैं। तो द सेट ऑफ इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आर नोन एज लॉ इक्वेशंस। इनको हम लॉ इक्वेशंस का नाम देते हैं। दीज इक्वेशन इंडिकेट दैट डेल्टा के लाइज ऑन द सरफेस, ये इक्वेशन ये इंडिकेट करती हैं, दीज इक्वेशंस इंडिकेट, यानी कि ये इक्वेशन ये शो करती हैं दैट डेल्टा के लाइज, कि डेल्टा के जो है वो लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ ईच ऑफ 3 कोन्स, ऑन द सरफेस ऑफ ईच ऑफ 3 cones formed about A1, A2 and A3, form about A1, A2 and A3 as shown in figure 1, जैसा कि फिगर 1 के अंदर शोन है। अब हम ये बनाते हैं इनको कि ये किस तरह उनकी सरफेसेस के ऊपर ये लाई करती हैं। आप देखें कि एक ये एक्स है आपका, एक ये एक्स है और एक ये एक्स। तो यहाँ से ये वेक्टर गया डेल्टा के, और ये वेक्टर आ रहा है A1। ठीक है जी। तो इसको इसके साथ मिलाएं, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, तो इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, और यहाँ से एक ये इधर मिला दें, ये एक कोन बन गई। उसके बाद इस तरफ देखें कि यहाँ पे ये दूसरी कोन बनेगी, कि इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें। यहाँ पर अब ये वेक्टर A2 है, ये वेक्टर जो इधर कोन बना रहा है। उसके बाद ये इधर से इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वेक्टर बन रहा है A3, ये तीसरी कोन जो है वो बन रही है।
इनकी सरफेसेस के ऊपर इस फिगर 1 में। तो दस अ ब्रैग रिफ्लेक्शन विच सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशन। तो अब जो ब्रैग रिफ्लेक्शन है, दस द ब्रैग रिफ्लेक्शन, अब ब्रैग की जो रिफ्लेक्शन हो रही है विच सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस, विच सेटिस्फाइज ऑल थ्री कंडीशंस, जो कि सेटिस्फाई करती है तमाम तीन कंडीशंस को, मस्ट लाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री कोन्स, मस्ट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री कोन्स। ठीक है, ये देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं और तीन कोन्स के ऊपर ये लाई कर रही हैं, विच इज़ एट ए पॉइंट इन ए रेसिप्रोकल स्पेस, विच इज़ एट ए पॉइंट इन रेसिप्रोकल स्पेस। तो अब ये इक्वेशंस जो आपने तीन निकाली हैं, जिनको ये डेल्टा के A12 पाई H है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको हम लॉ इक्वेशंस कहते हैं। ये इक्वेशंस इंडिकेट कर रही हैं कि जो डेल्टा के है, ये डेल्टा के वेक्टर लाइज ऑन द सरफेस ऑफ ईच थ्री कोन्स, ये जो तीन कोन्स बन रही है इनकी सरफेस के ऊपर ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्रैग रिफ्लेक्शन जो वो सेटिस्फाई करती है उन तीन कंडीशंस को कि मस्ट लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ थ्री कोन्स, कि इन तीनों की इंटरसेक्शन के तीनों कोन्स के ऊपर ये ब्रैग कंडीशन लाई करी है, जो कि बेसिकली किस में है, यानी कि जब ये लाई कर रही है इनकी सरफेस के ऊपर, तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ये सरफेसेस हैं। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं A1 A2 A3, इनकी जो कोन शेप की सरफेसेस बन रही हैं वो बेसिकली कहाँ पर हैं, वो रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर। तो डायफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस ओनली अलॉन्ग स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो डायफ्रैक्शन जो होती है वो टेक प्लेस करती है ओनली अलॉन्ग स्पेसिफिक डायरेक्शन। द डायफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस ओनली अलॉन्ग स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर ही वो आकर करती है। सच दैट स्कैटरिंग वेक्टर डेल्टा के, सच दैट स्कैटरिंग वेक्टर डेल्टा के, कि जो आपके पास स्कैटरिंग वेक्टर डेल्टा के साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल थ्री इक्वेशंस, simultaneously satisfy all three equations, कि वो सेटिस्फाई करता है ऑल तीन इक्वेशंस को। वो जो तीन इक्वेशंस लॉ इक्वेशंस आपके पास निकली हैं कि डायफ्रैक्शन हमेशा एक स्पेसिफिक यानी उस कॉरस्पॉन्डिंग तो उस कोन के वो अकर करेगी। तो दिस कैन अकर बाय सिस्टमैटिक स्वीपिंग और सर्चिंग इन ए वेवलेंथ और क्रिस्टल ओरिएंटेशन। तो ये अकर करता है हमारे पास, मतलब ये चीज़ जो है एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दी जाती है, यानी कि इसको ख़ास सिमत या ख़ास सिमत के अंदर या डायरेक्शन के अंदर उसको रखा जाता है। दिस कैन अकर बाय सिस्टेमैटिक, तो ये अकर करता है हमारे पास बाय सिस्टेमैटिक सर्चिंग इन वेवलेंथ
जिसमें हम वेव लेंथ जो है उसको सर्च करते हैं और क्रिस्टल ओरिएंटेशन। या क्रिस्टल की ओरिएंटेशन जो है। तो जो जनरल सॉल्यूशन है टू दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस, द जनरल solution to these simultaneous equations, तो ये जो तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, लॉ इक्वेशंस जो हैं, इनका जो जनरल सॉल्यूशन है वो बेसिकली क्या है, डेल्टा के इज इक्वल टू जी, जो कि बेसिकली क्या है, HB1 प्लस KB2 प्लस LB3, ये है। तो अब बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो लॉ इक्वेशंस हैं इनकी हमें यहाँ पर क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली तो ये भी डायफ्रैक्शन कंडीशन जो है उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो व्हाई वी यूज़ लॉ इक्वेशंस। हमें लॉ इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों है। अब देखें ना, ये आपने लॉ इक्वेशंस ही लिखा है। तो लॉ इक्वेशंस जो हैं ये बड़ी इंसेंशियल हैं क्रिस्टोग्राफी में, क्योंकि ये डिस्क्राइब करती हैं कंडीशंस फॉर डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय अ क्रिस्टल लेटस। अब आप देखें ना, क्रिस्टल लेटस से ये आपने डायफ्रैक्शन कंडीशंस निकालनी है। ये इक्वेशन आपको हेल्प करती हैं कि आप इसकी मदद से डिटरमिन करते हैं जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की विद इन ए क्रिस्टल, कि एटम की क्या अरेंजमेंट है क्रिस्टल के, प्रोवाइडिंग इनसाइट टू इट्स स्ट्रक्चर, और इसकी मदद से आपको स्ट्रक्चर को पता लगता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 के ऊपर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो लॉ इक्वेशन ये डिस्क्राइब करती है कि किस तरह एक्सरे इंटरेक्ट करती है विद पीरियोडिक क्रिस्टल लेटस और प्रोड्यूस करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ज़ाहिर बात है कि जब डिफ्रैक्शन होगी, रेज इंटरेक्ट करेंगी क्रिस्टल के साथ, पीरियोडिक क्रिस्टल के साथ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी डिफ्रैक्शन के अंदर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ही आपको पीक्स नज़र आएंगी डिफ्रैक्शन की, और इन पीक से आपको क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पता चलेगा। फिर क्रिस्टल की सिमेट्री और ओरिएंटेशन। तो जब आप लॉ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने से हम डिटरमिन कर सकते हैं ओरिएंटेशन, सिमेट्री जो होती है क्रिस्टल की उसको। और ये इंफॉर्मेशन बड़ी वाइटल होती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर, जैसे मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री में। फिर फाउंडेशन फॉर एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। लॉ इक्वेशंस जो हैं ये बेसिकली मैथमेटिकल बेसिस हैं फॉर मैनी एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक्स के अंदर, जो कि 3D स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के, इंक्लूडिंग DNA स्ट्रक्चर्स, उनको डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर मटेरियल करैक्टराइजेशन, इसकी हेल्प से आप अननोन मटेरियल्स जो होते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ। यानी कि ऐसे मटेरियल्स के जिनका आपको नहीं पता, आप उनका एनालिसिस जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट होती है इससे न्यू मटेरियल्स की, और आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं उन न्यू मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ की। इसके अलावा ये वैलिडेशन देती है थ्योरेटिकल मॉडल्स की। जो रिजल्ट्स होते हैं लॉ इक्वेशंस के, इनको आप यूज़ करते हैं वैलिडेट या रिफाइन करने के लिए जो थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं एटॉमिक अरेंजमेंट के क्रिस्टल में। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि लॉ इक्वेशंस जो हैं ये एक कॉर्नर स्टोन है एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का, और इससे आपको प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो करैक्टराइजेशन है क्रिस्टल मटेरियल्स की, जो कि बहुत क्रूशल है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मटेरियल साइंस में। यानी कि सारी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी आपको इन लॉ इक्वेशंस की मदद से मिलती है। ये मैंने सारी आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बता दी है, ठीक है। यानी कि डायफ्रैक्शन के अंदर अगर आपने डायफ्रैक्शन के रेसिप्रोकल एक्टर्स को डायफ्रैक्शन से सॉल्व करना है, तो लॉ इक्वेशन जो हैं इनको सॉल्व किए बगैर आपका
गुजारा नहीं है। और ये जो लॉ इक्वेशंस हैं, ये मटेरियल प्रोसेसिंग, नए मटेरियल्स बनाने, ठीक है जी, उसके बाद थ्योरेटिकल मॉडल्स की वैलिडेशन, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल सिमेट्री और ओरिएंटेशन, और अंडरस्टैंडिंग डायफ्रैक्शन, उस सब के अंदर जो है ये इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, तो ये इस सब की। अब उसके बाद इवॉल्व्स कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर कल मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम ब्रिलियन जोन के ऊपर जो है वो पहुंच जाएंगे। फिर हम ब्रिलियन जोन जो हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये 1 घंटे से लंबी वीडियो होती है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हम हर एक लाइन आपको जो है वो लिखते हैं और सॉल्व करके बताते हैं, पूरा समझाते हैं। तो आपने अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।